नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मौर्य वंश कंप्लीट करने वाले हैं। मौर्य वंश के जितने भी PYQs होंगे उनको अच्छे से कंप्लीट करेंगे, उनका एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में उनसे क्वेश्चन जरूर फंसे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन को। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। क्या कह रहा है पहला प्रश्न? प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ये पूछ रहा है। तो देखिए, प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना जिसने की थी वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है ना। अब हुआ क्या था कि मैंने आपको पिछले वीडियो में जो बताया था, जो एशियन हिस्ट्री का वीडियो था, उसमें बताया था नंद वंश। नंद वंश का जो अंतिम शासक है वो है घनानंद। ठीक है ना, घनानंद है और इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 BC में या ईसा पूर्व में पराजित किया और मार दिया। उसके बाद 322 BC में मौर्य वंश की स्थापना हुई। और मौर्य वंश कब से कब तक चला? तो मौर्य वंश की जो डेट है वो 322 से 185 BC तक है। ठीक, तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य हैं। और प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना भी किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। क्लियर है? आगे देखेंगे। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो जो पहला साम्राज्य था उसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने ही की थी और पहला साम्राज्य मौर्य वंश ही था। ठीक है, इसको मार के, नंद वंश को मार के, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को मार के चाणक्य के द्वारा मारा गया था। याद रखना, चाणक्य ने ही कहा था इसको मार दो। किससे कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य से कहा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। क्लियर है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के, वो कौन थे? चाणक्य ही थे। क्लियर है? आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो देखो, जो सबसे पुराना राजवंश है निम्न में से वो मौर्य वंश ही है। ठीक है ना, सबसे पुराना राजवंश मौर्य वंश है। उसके बाद सभी वंश आते हैं। तो मौर्य वंश का जो संस्थापक है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है। ठीक है ना, श्रीगुप्त। कुषाण में आता है पहले कुजुल कटफिसेस। कुजुल कडफिसेस जो संस्थापक है, कुजुल कटफिसेस, उसके बाद विम कटफिसेस, उसके बाद कनिष्क। ठीक है ना, इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। वर्धन वंश किससे संबंधित है? तो ये हर्षवर्धन से संबंधित है, प्रभाकर वर्धन। ठीक है ना। पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति इसके संस्थापक माने जाते हैं वर्धन वंश के। क्लियर है? आगे देखेंगे। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था? अब देखो, अब यहाँ पे कई टाइप से क्वेश्चन आएगा। देखो कैसे आएगा। एक तो पूछा गया है जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था। फिर आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था। फिर आपसे पूछ लेगा कि सेंड्रोकोटस, निम्न में से किस राजा को सेंड्रोकोटस किसने कहा है। तो कई टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। देखो, सबसे पहले आसानी से देखेंगे, सेंड्रोकोटस या सेंड्रोकोट्स या एंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स भी मिलेगा आपको। ठीक है ना। ये कहा गया है किसके लिए? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। क्लियर है? किसने कहा है? जस्टिन ने कहा है। जस्टिन और स्ट्रेबो, स्ट्रेबो, ये दो इतिहासकारों का नाम मिलते हैं, जस्टिन और स्ट्रेबो। इन दोनों ने सेंड्रोकोटस किसको कहा है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा है। पहले इनको नाम नहीं पता था। ठीक है, उसके बाद सेंड्रोकोटस एंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की नाम की पहचान किसने की है? कि भाई ये सेंड्रोकोटस नहीं है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है। ये नाम की पहचान किसने की है? ये की है विलियम जोन्स ने, विलियम जोन्स। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य नाम की पहचान विलियम जोन्स ने की है सबसे पहले। ठीक है ना। और सेंड्रोकोटस किसने कहा? एंड्रोकोटस किसने कहा? तो फिर जस्टिन और स्ट्रेबो ने कहा। क्लियर है? आगे देखेंगे, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? देखिए, जैसा मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था, वैसी क्वेश्चन आया है कि सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य नाम की पहचान किसने की है? तो विलियम जोन्स ने की है। ठीक है ना, विलियम जोन्स ने बताया भैया ये सेंड्रोकोटस नहीं है। ठीक है, आप बोल रहे हो, लेकिन ये चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक, अगला, निम्न में किसने सेंड्रोकोटस या सेंड्रोकोट्स मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? किसने कहा, किसने उल्लेख किया है? चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख जिसने किया है वो है जस्टिन। कौन है? जस्टिन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। बिल्कुल नाम याद रखना है, इतिहासकार है जस्टिन ने। ठीक है, अगला देखिएगा क्या है।
कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। तो कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? कौटिल्य का मतलब ही क्या है? कौटिल्य किसका नाम है? चाणक्य का ही नाम है। और इनका एक और नाम है क्या? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त भी चाणक्य को ही कहा जाता है, ठीक है ना। विष्णुगुप्त का ये मतलब नहीं कि गुप्त वंश में आप ले जाओगे, नहीं, चाणक्य को ही कौटिल्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो कौटिल्य या चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। क्लियर है? आगे देखेंगे, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो विष्णुगुप्त, ठीक है, ऑप्शन सी, विष्णुगुप्त के नाम से ही जाना जाता था। इनके अन्य नाम भी पूछेगा तो भी विष्णुगुप्त है, ठीक है ना। और बचपन में क्या कहा जाता था? तो भी विष्णुगुप्त ही कहा जाता था। क्लियर? आगे, चाणक्य का अन्य नाम था। अब देखिए, अन्य नाम था, जैसे मैंने बताया कि बचपन का नाम पूछ ले तो भी, अन्य नाम पूछ ले तो भी विष्णुगुप्त ही करोगे आप। क्लियर है? आगे, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो देखो, कौटिल्य या चाणक्य ये पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब ये मत ले जाना इकोनॉमिक्स से है, ये राजनीति पर आधारित है। राजनीति, पॉलिटिक्स पर आधारित है। मौर्य वंश में जो भी राजनीति है, जो भी नीतियाँ हैं, जो भी सिद्धांत हैं और प्रैक्टिस है या जो ट्रेनिंग होती है, उस पर आधारित है, ठीक है ना। उसका सभी उल्लेख जो है वो अर्थशास्त्र में किया गया है। अब देखो, दो पॉइंट हैं। भारतीय राजनीति पर आधारित प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? अर्थशास्त्र को। किसकी है? चाणक्य की। दूसरा पॉइंट, विश्व राजनीति पर आधारित, विश्व राजनीति पर आधारित प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? प्रिंस को। द प्रिंस की है मैकियावली, मैकियावली पुस्तक है, ठीक। विश्व राजनीति पर आधारित और ये भारतीय राजनीति पर आधारित। अब आपसे क्या पूछेगा कि भारत का मैकियावली किसे कहा जाता है? तो चाणक्य को। इस आधार पर, क्योंकि भारत राजनीति पर आधारित इन्होंने पुस्तक लिखी और विश्व राजनीति पर आधारित इन्होंने पुस्तक लिखी। तो याद रखना है कि भारत का मैकियावली किसे कहा जाता है? तो चाणक्य को ही कहा जाता है। क्लियर है? तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? कौटिल्य या चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो शासन के सिद्धांत बिल्कुल सही, शासन पर है। विदेश नीति बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक से अधिक, ऑप्शन ई, ठीक है। अगला देखेंगे, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, क्या है? तो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंध में नाटक है, बिल्कुल नाटक नहीं है। आत्मकथा है, बिल्कुल आत्मकथा नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है, बिल्कुल इतिहास नहीं है। शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है, बिल्कुल सिद्धांत, नीतियाँ, राजनीति इस पर आधारित है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? अब देखो, यहाँ क्या पूछा गया है? सप्तांग सिद्धांत। अब ये है क्या? तो देखो, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? कौटिल्य या चाणक्य, सॉरी, चाणक्य की, है ना। चाणक्य की रचना है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में 15 अध्याय है। थोड़ा सा डिटेलिंग में लेता हूँ। 15 अध्याय है। जो छठवां अध्याय है, छठवां अध्याय, इस अध्याय का नाम क्या है? मंडल योनि। मंडल योनि। 15 अध्याय हैं कुल। तो कुल के छठवें अध्याय में मंडल योनि है। छठवें अध्याय का नाम मंडल योनि है। इस मंडल योनि में सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख है। सप्तांग सिद्धांत ये क्या है? सत्ता चलाने के लिए या शासन चलाने के लिए राज्य में या उस वंश में 7 अंग प्रमुख हैं। वो कौन कौन से अंग हैं वो देखना जरूरी है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और सातवां, 7वां अंग देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। सबसे पहले तो भाई राजा होना चाहिए वहाँ पे। अगर कोई भी शासन चला रहे हैं हम लोग तो एक तो हेड होना चाहिए, एक राजा होना चाहिए। दूसरे नंबर पे जनपद। भाई शासन कहाँ करेगा? घर में तो करेगा नहीं। क्षेत्र होना चाहिए, जनपद होना चाहिए ना, शासन वहीं करेगा। तीसरा देखेंगे दुर्ग। अगर राजा है तो उसका अलग से किला होना चाहिए, एक महल बना होना चाहिए कि लगे कि हाँ शासनधारी कोई है यहाँ पे, ठीक है ना। और 3 हो गए। चौथे की बात करेंगे अमात्य। अमात्य अब जो पुरोहित होते थे राजा के आसपास के, वो, ठीक है ना। 5वां देखेंगे सेना, सेना या दंड। 6वां देखेंगे कोष। 7वां देखेंगे मित्र। राजा होना चाहिए, जनपद, दुर्ग, अमात्य, सेना। भाई राजा के साथ सेना भी तो होगी ना। कोष, कोष अगर राजा शासन चला रहा है तो उसके पास एक पैसा भी होगा, अच्छा खासा पैसा होगा शासन चलाने के लिए। और अंतिम क्या है? मित्र। तो सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? तो 7वां कौन सा है? मित्र है।
और ये सभी क्या है, ये सभी क्रम से लिखे हुए हैं, बिल्कुल सीरीज़ में है। ऐसा नहीं है कि आप दुर्ग को ऊपर कर दो कि दुर्ग अच्छा लग रहा है। कई लोग मैंने देखा कि ट्रिक बताने के चक्कर में ऊपर नीचे सीक्वेंस कर देते हैं। देखो ट्रिक के चक्कर में मत पड़ो। अगर यूपीपीएससी की कोई भी भर्ती में आपको ज्वाइन होना है, कोई भी भर्ती क्रैक करनी है, तो आपको शॉर्टकट की वहाँ की कोई नहीं है ना, कि आप बहुत अच्छे से आप शॉर्ट फॉर्म ट्रिक यूज़ कर रहे हो। इतनी भी ट्रिक मत यूज़ करो कि ट्रिक को याद करने के लिए भी ट्रिक की ज़रूरत पड़े। इस वजह से ऐसा नहीं है कि दुर्ग आप ऊपर कर दोगे या आमात अच्छा लग रहा है तो आमात ऊपर कर दोगे, नहीं। आमात आपका चौथे नंबर पे है, बिल्कुल करेक्ट याद रखना। तो देखो क्या पूछा गया है, सप्तांग सिद्धांत, और ऑप्शन में देखिए ये चारों सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत है, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि नहीं। तो लेकिन पूछा गया है सातवां, तो सातवां मैंने बताया आपको क्रम से क्या है, मित्र है, तो आपको क्रम से ही याद करना है। क्लियर है। अगला देखेंगे, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। अभी मैंने एक एक्सप्लेनेशन दिया है और उसी से क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। जितना भी एक्सप्लेनेशन है अच्छे से याद करना, उसी से क्वेश्चन आपका बनेगा। तो क्या पूछा गया है, निम्नांकित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र, और भारत का मैकियावेली भी किसे कहा जाता है, कौटिल्य या चाणक्य को कहा जाता है, ठीक है। आगे, किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया था। डीमेकस या डाईमेकस, डाईमेकस, ठीक है ना, डीमेकस या डाईमेकस भारत आया था। तो देखो ये आया था बिंदुसार के शासनकाल में। सीरिया के एक राजा है, कौन है, एंटियोकस। सीरिया के राजा एंटियोकस से बिंदुसार ने मांग की थी। क्या मांग की थी, पहली मांग की थी शराब की, दूसरी मांग की थी सूखी अंजीर की, अंजीर आप लोगों ने देखा होगा, कई लोग खाते भी होंगे। तीसरी मांग की थी एक दार्शनिक की, दार्शनिक, ठीक है ना। ये दोनों मांग को एक्सेप्ट कर लिया गया, दार्शनिक की मांग को अनएक्सेप्ट किया गया। इस वजह से सीरिया के राजा ने फिर क्या किया कि एक राजदूत भेजा था। तो ये कौन था, ये एक राजदूत था जो कि बिंदुसार के दरबार में आया था। मौर्य वंश में तीन ही राजा आप पढ़ोगे प्रमुख, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन आता है, मेगस्थनीज, मेगस्थनीज आता है। बिंदुसार के शासनकाल में डाईमेकस, और अशोक के शासनकाल में डायोनियस, डायोनियस आता है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया था। डाईमेकस सीरिया के राजा एंटियोकस द्वारा भेजा गया था। और डायोनियस मिस्र के राजा टॉलमी सेकेंड फिलाडेल्फस द्वारा भेजा गया था। मिस्र के राजा टॉलमी सेकेंड फिलाडेल्फस द्वारा भेजा गया था। क्लियर है। अगला, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो पाटलिपुत्र में स्थित जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल था वो कैसे बना था, लकड़ी से बना था। क्लियर है, लकड़ी से बना था, याद रखना है। अगला देखेंगे, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए हैं। कुम्भलहार, अब देखो यहाँ क्या पूछा है कि कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए हैं, मतलब हमें इनडायरेक्टली ये पूछा गया है कि कुम्भलहार कहाँ पे है भैया। तो देखो कई छोटे छोटे स्थल हैं, वहाँ के नाम पूछे जाते हैं, प्राचीन स्थल है। तो अगर मैं बताऊँ मौर्य वंश में, तो मौर्य वंश में राजप्रासाद, राजप्रासादों की खोज हुई, या इनके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, दो जगह से मिलते हैं। एक है कुम्भलहार और एक है बुलंदी बाग। कुम्भलहार और बुलंदी बाग, याद रखना है, कुम्भलहार और बुलंदी बाग, ये दोनों कहाँ पे है, ये दोनों है पाटलिपुत्र में। दोनों कहाँ है, पाटलिपुत्र में, कुम्भलहार और बुलंदी बाग। यहाँ क्या पूछा गया है, कुम्भलहार, तो ऑप्शन बी कर देंगे, ठीक है ना। कुम्भलहार बुलंदी बाग दोनों पाटलिपुत्र में है, दोनों अच्छे से याद रखना है। अगला देखेंगे, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। अब देखो सेम क्वेश्चन आ गया है कि बुलंदी बाग कहाँ था, पहले कुम्भलहार पूछा गया था, बुलंदी बाग ये भी कहाँ है, पाटलिपुत्र का है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। दक्कन मतलब दक्षिण, तो सबसे पहले जो दक्षिण की विजय प्राप्त की थी मौर्य राजा जो था वो था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और यही सबसे पहले दक्षिण में भी गया था, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, और इसने जैन धर्म अपना लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और संथारा प्रथा के तहत इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, और इनकी मृत्यु हो जाती है 298 BC में। क्लियर। अगला, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता। निम्न में से किस शासक ने पहली बार मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र जीता था। तो मैपिंग में अगर देखोगे तो ये सभी पश्चिम के क्षेत्र हैं, है ना, पश्चिम के क्षेत्र हैं। तो आपसे ये भी पूछा गया है कि
पश्चिम क्षेत्र को सबसे पहले किसने जीता था? तो मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र को सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। कैसे पता चलता है? तो पश्चिम में ही गुजरात में एक जगह पड़ती है जूनागढ़, इसी वजह से एक अभिलेख आता है जूनागढ़ का अभिलेख। जूनागढ़ का अभिलेख यह है किसका अभिलेख? तो ये है शक वंश के राजा रुद्रामन प्रथम का यह अभिलेख है, जूनागढ़ का अभिलेख। इसी में उल्लिखित है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र पर विजय प्राप्त किया था। ठीक, अगला, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। बिल्कुल, अभी हमने पीछे देखा। ये प्रमाणित होता है, किससे प्रमाणित होता है? तो रुद्रामन का जूनागढ़ शिलालेख या अभिलेख। बिल्कुल, अभी देखो हम लोगों ने पढ़ा है, सेम क्वेश्चन वही बन गया। ठीक है, अगला देखेंगे। सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? कुल मिला के सेल्यूकस को किस भारतीय राजा ने हराया था, ये पूछा गया है। तो सेल्यूकस का पूरा नाम सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को सबसे पहले किसने हराया था? किस भारतीय राजा ने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। 305 BC के आसपास ये युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर के बीच। सेल्यूकस निकेटर इसमें पराजित हो जाता है, हार जाता है, और दोनों में होती है संधि। क्या होती है? संधि होती है। संधि के तहत सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को क्या देता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो प्राप्त होते हैं जो क्षेत्र, वो कौन से हैं? काबुल, कांधार, हेरात, बलूचिस्तान। ये 4 क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है। काबुल, कांधार, हेरात, बलूचिस्तान। और सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री है, सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री है जिसका नाम है हेलना। और हेलना से विवाह हो जाता है किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य क्या कहते हैं कि भाई हेलना जो है तुम्हारी पुत्री खूबसूरत है, मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि तुम पराजित हो गए हो मुझसे, संधि करो, जो मैं कहूँगा वो मानो। तो हेलना से विवाह करते हैं कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और इनको एक पुत्र होता है जिसका नाम था जस्टिन। भाई हेलना, सेल्यूकस निकेटर, विदेशी महिला, विदेशी ससुर, विदेशी बच्चा, नाम भी विदेशी, जस्टिन। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। देखो जस्टिन ऐसा नहीं है कि कई सारे आ चुके हैं जस्टिन, वो इतिहासकार भी हैं जस्टिन, है ना। ऐसा मत सोचना कि जस्टिन ने ही उल्लेख किया, नहीं, जस्टिन इतिहासकार भी हैं, जस्टिन इनके पुत्र का नाम भी है। हालांकि इसका ज़्यादा उल्लेख मिलता नहीं आगे, केवल नाम मिलता है जस्टिन। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने हेलना से विवाह किया और कौन कौन से क्षेत्र प्राप्त किए? काबुल, कांधार, हेरात, बलूचिस्तान। चंद्रगुप्त मौर्य ने रिटर्न गिफ्ट क्या दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दे दिए। देखिए कितना, मतलब कितने होशियार आदमी थे कि 500 हाथी दे दिए कि भाई 500 हाथी दे रहे हैं, तुम्हारी आर्थिक स्थिति और कमज़ोर हो जाएगी कि 500 हाथी को खिलाओगे तो, और हम तो भाई ज़मीन ले रहे हैं, ज़मीन से हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को दिए थे, और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह और 4 स्थान दिए। ठीक, अगला देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो वही युद्ध पूछा गया है जो कि 305 ईसा पूर्व में हुआ था, और ये आरो में आया है। ठीक है, अच्छे से याद रखना। अगला, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो सहिष्णुता, उदारता, करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी, अशोक ने की थी। अशोक पहले काफ़ी क्रूर था, लेकिन बाद में जब कलिंग का युद्ध होता है उसके बाद ये बहुत दिल इसका साफ हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग, और एक धार्मिक जीवन जीने की बात करता है। और अशोक स्वयं बौद्ध धर्म अपना लेता है, लेकिन हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ता। हालांकि है तो हिंदू ही, लेकिन हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ता, लेकिन बौद्ध धर्म अपना लेता है। ठीक है, अगला देखो। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? देखो अशोक ने कई सारे साम्राज्य जीते, अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, कौन सा क्षेत्र था? तो ऑप्शन सी श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में नहीं था। अब देखो अशोक, मैं बात करता हूँ, अशोक की एक पत्नी है देवी, हालांकि पत्नियाँ कई हैं लेकिन यहाँ मैं एक की बात करता हूँ, देवी। देवी से इसको एक पुत्र एक पुत्री, पुत्र का नाम महेंद्र, पुत्री का नाम संघमित्रा। इन दोनों को अशोक क्या करता है? श्रीलंका भेजता है। क्यों भेजता है? बौद्ध धर्म प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन दोनों को श्रीलंका भेजता है। ठीक है ना। और अशोक स्वयं ताम्रलिप्ति बंदरगाह उड़ीसा तक इनको छोड़ने आता है। और उस समय श्रीलंका का राजा कौन है? तिस। कौन है? तिस।
राजा कौन है? श्रीलंका का तिस्य है। और इसी तिस्य राजा का एक भतीजा है। भतीजा कौन है? अरिट्ठा। अरिट्ठा। अरिट्ठा जो है अशोक के साम्राज्य में आता है। ठीक है, तो यहाँ से पूछा जाता है कि श्रीलंका का कौन सा निम्न में से कौन श्रीलंका से अशोक के दरबार में आया था? तो अरिट्ठा आया था। राजा कौन था? तिस्य, लेकिन तिस्य ने किसको भेजा था? अरिट्ठा को भेजा था अशोक के दरबार में। ठीक है, अगला देखो। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था? तो प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण अशोक ने करवाया था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, अशोक ने करवाया था। और जो 14 शिलालेख है उसमें से दूसरे शिलालेख में अशोक स्वयं मनुष्यों और जानवरों के लिए उपचार की बात करता है और अस्पतालों की बात करता है। ठीक है, अगला देखो। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। जैसे मैंने बताया कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया लेकिन हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। तो कैसे पता चलता है? इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय उपाधि। देवों का प्रिय, देवनाम प्रिय मतलब देवों का प्रिय, ये उपाधि किसकी थी? अशोक की थी। तो इससे हमें पता चलता है कि वो हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ा था, हालांकि बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक, अगला। निम्नलिखित में से किस स्त्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख मिलता है? मतलब जो तृतीय बौद्ध संगीति सभा हुई थी 251 या 255 BC में, कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में हुई थी। इस समय शासन कौन था? अशोक था। शासक किसका था? अशोक का शासन था। और अध्यक्षता किसने की थी इस संगीति सभा में? तो मोगली पुत्र शिष्य ने की थी। ठीक है ना, अध्यक्षता की थी। तो ये किससे पता चलता है? किस ग्रंथ से पता चलता है? तो याद रखना है ये बौद्ध ग्रंथ है, दीपवंश और महावंश, दो ग्रंथ हैं। ऑप्शन बी, दीपवंश और महावंश से पता चलता है कि तृतीय बौद्ध संगीति सभा पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के शासनकाल में। दूसरी चीज, दीपवंश महावंश में एक तो ये पता चला कि तृतीय बौद्ध संगीति सभा हुई। दूसरी चीज ये पता चलती है कि दीपवंश महावंश के अनुसार ही अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा निग्रोथ नामक बालक ने दी थी। निग्रोथ एक बालक था, उसने दी थी। और ये निग्रोथ था कौन? ये था सुसीम, अशोक के बड़े भाई का लड़का। अशोक के सबसे बड़े भाई का लड़का था निग्रोथ। निग्रोथ ने ही अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी दीपवंश महावंश के अनुसार। ठीक है, और जो चौथा ग्रंथ आपको दिख रहा है दिव्यावदान, अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा बौद्ध भिक्षुक उपगुप्त ने दी थी। कौन था? उपगुप्त, बौद्ध भिक्षुक उपगुप्त ने दी थी। ये किससे पता चलता है? दिव्यावदान से पता चलता है। तो अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी हम डायरेक्ट नहीं बता सकते। इस ग्रंथ के अनुसार क्या क्या लिखा हुआ है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये 3 ग्रंथ आपको बौद्ध धर्म से संबंधित अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, अगला देखो। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगला, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है ना, तभी इन्होंने श्रवणबेलगोला कर्नाटक में गए थे और संथारा प्रथा के अनुसार अपने प्राण त्यागे थे। बिंदुसार आजीवक धर्म का अनुयायी था, आजीवक। अशोक और दशरथ जो थे ये बौद्ध धर्म के थे। याद रखना 2 और 4, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो गया। क्लियर, नेक्स्ट। रज्जुक थे, रज्जुक क्या थे? देखो आपसे ऐसे ही पूछेगा रज्जुक थे। अब रज्जुक बिल्कुल दिमाग से आउट है कि रज्जुक है क्या, पहली बार नाम ही सुने हैं, तो ऐसा मत करो, अच्छे से पढ़ो। मौर्य काल के अधिकारी कौन कौन? रज्जुक, प्रादेशिक, युक्त, ये 3 है मौर्य काल के अधिकारी। मौर्य काल के अधिकारी नाम क्या है? रज्जुक, प्रादेशिक, युक्त। अशोक ने रज्जुक, प्रादेशिक, युक्त को आदेश दिया था कि प्रत्येक 5वें वर्ष धर्म यात्रा होगी या धम्म यात्रा होगी। कहाँ पर? उज्जैन और तक्षशिला में। ठीक है ना, रज्जुक, प्रादेशिक, युक्त अच्छे से याद रखना है, 3 ही नाम मिलते हैं। अगला, सार्थवाह किसे कहते हैं? सार्थवाह, तो सार्थवाह व्यापारियों के समूह को या व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहा जाता है। क्लियर है, अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं है? अब देखो कौन सा अधिकारी, तो मौर्य काल के अधिकारी हमने बताए कौन है? प्रादेशिक, रज्जुक, युक्त। ऑप्शन ए गलत हो गया, है ना। अभी मैंने एक्सप्लेन किया, उसी से क्वेश्चन आ गया, तो एक्सप्लेनेशन अच्छे से आप लोग पढ़िए।
युक्त रज्जुक प्रादेशिक कौन है? मौर्य काल के अधिकारी हैं, तो मौर्य काल का भाग नहीं है, अधिकारी का भाग नहीं है, तो अग्रहारिक नहीं है। क्लियर है? अगला, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया? तो सारनाथ स्तंभ अशोक ने ही किया था, है ना। कोई आसान प्रश्न है। अगला, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो सर्वश्रेष्ठ स्तूप का नाम जब भी आएगा तो सांची का स्तूप जो है सर्वश्रेष्ठ स्तूप है। कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। और मध्य प्रदेश के 3 ही ऐसे स्थल हैं जो यूनेस्को में भी शामिल हैं। कौन कौन है? एक तो आपका भीमबेटका, भीमबेटका की गुफा है, ठीक है ना। एक आपका खजुराहो मंदिर है, और एक आपका सांची स्तूप है। ये 3 ही ऐसे स्थल हैं मध्य प्रदेश के जो यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है, ठीक है ना। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप अशोक का ही तो है। क्लियर है? अगला, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन डी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये दिया हुआ है सूची 1 सूची 2 मिलान करना है, स्थान और स्मारक। तो कौशाम्बी में कौन सा स्मारक है या कौन सा स्तूप है, कौन सा मठ है, ये बताना है। तो कौशाम्बी में याद रखना है घोषिताराम, बहुत अच्छे से याद रखना है। यूपी स्पेशल में आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा, यूपी स्पेशल की कोई भी बुक में ये क्वेश्चन आपने ज़रूर पढ़ा होगा, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो कौशाम्बी में कौन सा स्तूप है? घोषिताराम, ठीक है ना। उसके बाद कुशीनगर, कुशीनगर में कौन है? राणा भर स्तूप है। उसके बाद सारनाथ में कौन सा है? धमेक। और श्रावस्ती में कौन सा है? सहित महित, ठीक है। तो ए का हो गया दूसरा, बी का हो गया तीसरा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो गया, ठीक है। अगला देखो, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। तो अशोक के जितने भी शिलालेख हैं उनमें प्रयुक्त भाषा कौन सी है? याद रखना है, अशोक के शिलालेखों में जो प्रयुक्त भाषा है वो है प्राकृत। प्राकृत को ही अर्धमगही कहा जाता है, अर्धमगही, ठीक। आप सुनो, अब देखो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत है। अगर पूछा जाए अशोक के शिलालेखों में लिपि कौन सी है, तो अशोक के जितने भी शिलालेख हैं उनमें से 4 लिपि मिली है। कौन कौन सी है? ब्रह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और आरमाइक। ब्रह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, आरमाइक। ब्रह्मी जहाँ भी आ जाए लिपि तो आप करोगे भारत, ये भारत की है। खरोष्ठी जब भी आ जाए ये पाकिस्तान की है, और ये दोनों जब भी आ जाए तो ये अफ़गानिस्तान की है। अफ़गानिस्तान में मिले हैं मतलब, है ना। ये भाषा जो है अफ़गानिस्तान में मिली है, इसके अभिलेख, ठीक है। तो ब्रह्मी में कोई भी अगर शिलालेख आ रहा है तो वो भारत में मिला है। क्लियर? तो भाषा कौन सी है? प्राकृत है। लिपि कौन सी है? 4 लिपियाँ हैं। कहाँ कहाँ क्षेत्र है सब बता दिया। ओके, अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? अब देखो, खरोष्ठी लिपि में मैंने बताया ग्रीक, आरमाइक, ब्रह्मी, खरोष्ठी। ब्रह्मी जहाँ आ जाएगा भारत में, खरोष्ठी जहाँ आ जाएगा पाकिस्तान में। कालसी, कालसी उत्तराखंड में है। गिरनार गुजरात में है। मेरठ यूपी में है। सहवाजगढ़ी पाकिस्तान में है। तो कौन सा मिलेगा? ऑप्शन सी। कितना आसान क्वेश्चन है, आपको लिपि अच्छे से पता होनी चाहिए, आप कोई भी अभिलेख कर दोगे, और ऐसे क्वेश्चन आपके पीसीएस में जरूर आते हैं। क्लियर है? अगला देखो, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अब देखिए, सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, कई लोगों को पता होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा, अशोक के शिलालेखों की सर्वप्रथम खोज कब हुई, खोज किसने की, और किस शिलालेख की खोज हुई। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा किसने, कब पढ़ा, और कौन सा शिलालेख पढ़ा गया, 2 चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम खोज की बात करें तो सबसे पहले खोज हुई 1750 में। किसने की? टी फैनथेलर ने की। और किस शिलालेख की की? तो दिल्ली मेरठ जो शिलालेख है इसकी सबसे पहले खोज हुई थी, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की, ठीक है। दूसरी बात करूं, खोजा, अब पढ़ा किसने, तो पढ़ा 1837 में। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप। अब कौन सा पढ़ा? तो दिल्ली टोपरा। सबसे पहले खोज दिल्ली मेरठ की हुई, लेकिन सबसे पढ़ा किसने, कौन सा पढ़ा गया? दिल्ली टोपरा का। खोज कब हुई? 1750 में। पढ़ा कब? 1837 में। खोज किसने की? टी फैनथेलर ने। और पढ़ा किसने सर्वप्रथम? जेम्स प्रिंसेप ने। तो क्या पूछा है, किसने पढ़ा, तो ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसेप सही हो जाएगा। और यही दोनों स्तंभलेख शिलालेख हैं जिनको फिरोज शाह तुगलक
फिरोज शाह तुगलक दिल्ली में स्थापित करवाया था, दिल्ली लेकर आया था। ठीक है, मेरा था टोपरा से। क्लियर है? अगला देखो, ब्रह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ब्रह्मी लिपि भाई अशोक के शिलालेख हैं। पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। कौन सा पढ़ा? दिल्ली टोपरा। ये भारत का है, अब भारत में ब्रह्मी लिपि है तो एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। अगर आपने अच्छे से एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ा है तो एक दूसरे से कनेक्शन करके आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, है ना। डायरेक्ट अगर आप पहली बार देखोगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगला देखो, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। पेशावर कहाँ है? पाकिस्तान। बस और कुछ नहीं पता है तो बस खरोष्टी आंसर। ठीक है ना, पेशावर कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कौन सी लिपि है? खरोष्टी। ठीक है ना, ब्रह्मी कहाँ है? भारत में है। देवनागरी भारत की है। आरमाइक कहाँ है? अफगान की है। ठीक, अगला देखो, क्या पूछा गया है? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी गई? मतलब दाईं ओर से बाईं ओर ऐसे लिखी गई। तो ऐसे आपकी पाकिस्तान की लिपि है खरोष्टी। पाकिस्तान में जो मिली है खरोष्टी। ठीक है ना, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला, अशोक का अपने शिलालेखों में समानता जिस नाम में उल्लेख हुआ है वह है। तो अशोक के शिलालेखों में समानता पूछा गया है, सदैव नहीं पूछा गया। समानता किस नाम का उल्लेख है? तो प्रियदर्शी। अशोक के जितने ज़्यादातर शिलालेख हैं उनमें अशोक का नाम अशोक नहीं लिखा हुआ है, प्रियदर्शी लिखा हुआ है। इस हिसाब से ये क्वेश्चन जरूर बनेगा कि अशोक का नाम अशोक किन किन शिलालेखों में है। भाई समानता क्या नाम है? प्रियदर्शी। तो अशोक का नाम अशोक के शिलालेखों में है, तो याद रखो, अच्छे से लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गुर्जर, मास्की, नेड्यूर, उडेगोलम, ये चार ऐसे शिलालेख स्तंभलेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। गुर्जर मध्य प्रदेश का है और ये तीनों जो हैं कर्नाटक के हैं। ये चार ही ऐसे शिलालेख स्तंभलेख हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है ना, अच्छे से याद करना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगला, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है। तो देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी किसे कहा गया है? अशोक को ही कहा गया है। ठीक है ना, अच्छे से याद रखना, प्रियदर्शी या प्रियदर्शी। अशोक के ज़्यादातर शिलालेखों में क्या नाम है? प्रियदर्शी है, तो उसी को प्रियदर्शी कहा गया। और देवनाम प्रिय हम लोगों ने पढ़ लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया लेकिन हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। देवनाम प्रिय उपाधि से हमें अच्छे से पता चलता है। देवनाम प्रिय मतलब देवों का प्रिय। कौन है? अशोक। ठीक है, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन समाप्त हुए, लेकिन अशोक के जितने शिलालेख हैं और जितना भी प्रशासन है, केंद्रीय प्रशासन, नगर प्रशासन, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको करेंगे। ठीक है, तो आज अशोक और जितने भी अशोक मौर्य वंश के जितने भी शासन हैं, राजा हैं, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अगले टर्न पे शिलालेख, स्तंभलेख और जो भी साक्ष्य मिले हैं और जो प्रशासन से संबंधित चीज़ें हैं उनको अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है ना, तो अगला वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये 2 वीडियो मौर्य काल के लिए पर्याप्त है, अच्छे से आप लोग पढ़ें। और आर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में यहाँ से बाहर नहीं क्वेश्चन जाने वाला, ये वादा है। तो चलिए मिलते हैं अगले टर्न पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।